हेलो एवरीवन, होप सो यू आर डूइंग वेल। कहानी की स्टार्टिंग में हमें ड्रामे के हीरो हान को दिखाया जाता है, जो कि एक हॉट एंड हैंडसम कैप्टन है। उसे अभी अभी न्यूज़ मिली थी कि जैसे कि फॉरेस्ट में कुछ इलीगल काम हो रहा है और वो लोग एनिमल्स को एक गाड़ी में ही लेकर जा रहे हैं। अब बस जैसे इसकी नज़र एक गाड़ी पे पड़ती है तो ये उसे फॉलो करना स्टार्ट कर देता है। इवन कि वो तो उसके रास्ते में ही आ गया था। यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि हमारी क्यूट सी हीरोइन ही बैठी होती है। इसे रोकने की कोशिश करता है, इवन कि ये भी पूछने लगा था कि तुम्हारे पास जो भी सामान है वो सब का सब मुझे दिखाओ। वो कह रही होती है कि मुझे छोड़ दो, मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन नहीं, ये तो यकीन बिल्कुल नहीं करने वाला होता। खैर, जैसे उसका सामान चेक करने के लिए आगे बढ़ता है तो ये बात शू नैन नैन को तो ज़रा भी अच्छी नहीं लगती है। इवन कि वो इसे थप्पड़ भी मार देती है कि मेरे पास कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है, तुम खुद को क्या समझ रहे हो। खैर, इसी दौरान ही उसकी ग्लासेस उतर गई थी और जैसे इसकी नज़र उस पर पड़ती है तो बस उसे देखता ही रह जाता है। इसे कुछ फ्लैशबैक्स भी आने लगे थे। मीन के ये दोनों ऑलरेडी ही एक दूसरे को जानते हैं, बस एक इंसिडेंट की वजह से ये दोनों बिछड़ गए थे। उसके बाद ही यहाँ पे हमें ऐसा फील होता है कि जैसे कि शू की सारी मेमोरीज ही जा चुकी हैं। खैर, वो इसे बिल्कुल नहीं पहचान रही थी। इधर जैसे एक गाड़ी को आते देखता है तो इसे फौरन से साइड पे कर देता है और इसमें कोई और नहीं बल्कि चिंचियानी था। यही कह रहा होता है कि तुम लोग तो रोड के बीचों बीच ही खड़े हो गए हो, यहाँ से साइड पे तो खड़े हो सकते हो। एंड इन लोगों को ये इन्फॉर्मेशन भी देता है कि मैं अब एक बहुत ही अच्छा पर्सन बन चुका हूँ। ये रहा मेरा बिजनेस कार्ड, अगर आप लोगों को कोई काम हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन वो तो इसे अच्छे से ही जानते थे। शू ने तो इस पर्सन को पहचान ही लिया था। वो इसी की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तो इसी प्लेस पे आई थी। वैसे वो इससे उसका कार्ड ले लेती है और ये भी कहती है कि हाँ, मैं पहले से ही आपको जानती हूँ। तो ये सुनते ही चिंचियान तो थोड़ा सा सरप्राइज रह जाता है। उसे अजीब सी नज़रों से ही देखने लगा था। वो अब उसे थोड़ा थोड़ा पहचानने लगा था कि कहीं ये वही लड़की तो नहीं है। हम उसी चिंचियान की प्लेस पे आ जाता है और यहाँ पे वार्न भी करने लगा था कि आप लोग उस लड़की से जितना दूर रहेंगे ना तो वही बेहतर होगा, वरना फिर मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं कि मैं कितना खतरनाक हूँ। और इवन के उन गुंडों की कुछ पिटाई भी लगा देता है। चिंचान इससे डरता है। आखिर को हमारा कैप्टन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो तो अब इन्हें अच्छा खासा डरा धमका के वहाँ से चला ही जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें शू को ही दिखाया जाता है। एक फ़ोन कॉल की वजह से उसकी आंख खुली थी, लेकिन जैसे ही देखती है कि उसकी ड्रेस तक चेंज हो चुकी है तो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है कि क्या ये सब कुछ हान ने किया था। वो जैसे इसके रूम में आता है इसे यही कहने लगा था कि तुम बस इस जगह से चली ही जाओ, यहाँ पे तुम्हारे लिए ख़तरा हो सकता है। लेकिन ये नहीं जाने वाली थी और पूछ भी लेती है कि मेरी ड्रेस किसने चेंज की थी। तो वो कह देता है कि ये मत समझना कि मैंने की थी, ये सब शिया ने मेरे लिए कर दिया था। और उसके लिए कपड़े भी लाया होता है कि ये पहन के अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए आओ और वापस जाने की भी तैयारी करो, तुम यहाँ पे नहीं रह सकती हो। लेकिन वो ऐसे तो नहीं जाने वाली थी कि मैं जिस काम के लिए आई थी वो तो काम ख़त्म करके ही जाऊँगी। लेकिन ये उसे बार बार कह रहा होता है कि नहीं, जो मैंने कह दिया सो कह दिया। अब जैसे ही ड्रेस चेंज करके आती है तो इससे पहले कि हान की बगल वाली सीट में साथ वाली सीट पर ही बिठा लेते हैं। बातों ही बातों में शू हान से कह देती है कि क्या आप लोग मुझे इंटरव्यू देना पसंद करेंगे। मन में यही सोच रही थी कि अगर ये मान जाएंगे तो इनका क्या इंटरव्यू लेना है। वेल, मुझे यहाँ पे कुछ इन्वेस्टिगेशन करने का मौका मिल जाएगा, इससे बेहतर और क्या ऑप्शन हो सकता है। लेकिन हान ने तो साफ मना कर दिया था कि ऐसे कैसे हम तुम्हें इंटरव्यू दे दें, तुम तो बस यहाँ से चली ही जाओ। लेकिन ये हार नहीं मानने वाली थी। कह देती है कि अगर मैं तुम्हारे पास किसी बंदे को सिफारिश के लिए लेके आऊँ तो फिर क्या तुम मान जाओगे। वो भी कह देता है कि हाँ ठीक है, अगर मुझे कोई ख़ास रीज़न मिल गया तो मैं ज़रूर मानूंगा। तो अचानक किसी का आइडिया आ जाता है। वो नेक्स्ट ही अपने किसी फ्रेंड को लेके इधर ही आ गई थी, जो कि कह रहा था कैप्टन का शायद कोई सीनियर होता है, यही कि तुम इसे इंटरव्यू दोगे, ऐसे भी इस तरह से हम लोगों की पब्लिसिटी हो जाएगी तो यही बेहतर होगा। लेकिन ये स्टिल नहीं मान रहा होता है कि मैं कोई भी पब्लिसिटी नहीं करवाना चाहता हूँ। लेकिन अब चूंकि सीनियर ने कह दिया था तो उसे मना भी नहीं कर पाता। बस ये भी फिर उसके सामने एक शर्त रखता है कि ठीक है, मैं इंटरव्यू दूंगा तो सही, लेकिन अगली सुबह ही सुबह तुम्हें हमारे साथ ट्रेनिंग करने के लिए चलना पड़ेगा। ये भी कहाँ हार मानने वाली थी कि ठीक है, अगर यही उसकी कंडीशन है तो मैं हर हाल में उसके ये पूरा करके रहूँगी। साथ में सेल्फी बनाते हैं, वो तो बिल्कुल वैसे से इसके साथ बनाने लगती है जैसे कि पास्ट में अक्सर ही दोनों फ़ोटोज़ क्लिक करवाया करते थे। नेक्स्ट डे हमें इन लोगों को एक बहुत ही बड़े दरख्त के पास दिखाया जाता है, जहाँ पे के लोग आके अक्सर ही अपनी विशेस मांगा करते थे। ये भी फिर उनमें शामिल हो जाती है। यही कहती है कि हान, हम दोनों एक दफ़ा फिर से ज़रूर मिलेंगे
और उसे ऊपर लटकाने में काफ़ी दिक्कत हो रही होती है, तो हान ऊपर से आके उसकी हेल्प कर देता है। अब तो हान की भी यही विश होती है कि काश इसे अपनी सारी मेमोरीज वापस आ जाए, आगे कभी मुझे छोड़ कर जाए ही ना। अब जैसे ये शू को लेके घर वापस आता है तो तभी एक और लड़के की एंट्री होती है जिसका नाम के वू था, और वो शुरू दिन से ही इसे पसंद करता आया था, लेकिन अब वो इन दोनों के बीच लव राइवल बनने वाला था और ये बात हान को ज़रा भी अच्छी नहीं लग रही होती। वो तो इवन के वो को पहले से भी जानता है। खैर अब खानी होती है और वो भी शू को लेके। वो चाहता था कि इस छोटी सी जगह पे रहने की बजाय शू वापस ही अपने सिटी चले, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होती है और ये भी कह रहा होता है कि ये कोई छोटी सी जगह नहीं है बल्कि बहुत ही बढ़िया है और यहाँ पे भी लोग वैसे ही काम करते हैं जैसे कि बड़े शहरों में। अब दोनों के बीच तो खैर काफ़ी ज़्यादा बहस हो ही चुकी होती है और बस फिर क्या था, अपनी अपनी सीट्स को साइड पे करते हैं कि शू हमारे पास आके बैठो। वो कंफ्यूज हो जाती है। खैर तभी और इसी तरह इसे मौका मिल गया था, ये भी वो के साथ ही बैठ गई थी और जैसे वो इसे खाना सर्व कर रहा होता है तो ये सब कुछ देख के हान को अच्छा नहीं लगता है, वो भी बिल्कुल वैसा ही करता है और फिर इसी तरह से ही और ये दोनों एक दूसरे को काफ़ी घूर के देख रहे होते हैं। वो तो चाहता था कि बस शो अभी के अभी मेरे साथ ही वापस चले, लेकिन वो मना कर देती है कि मैं जिस काम के लिए आई हूँ वो पूरा करके ही जाऊँगी। तभी हान आ जाता है कि क्या फिर कल तुम फिर से हमारे साथ ट्रेनिंग करने जाने के लिए तैयार हो। तभी ये भी कह देता है कि ठीक है, मैं भी तुम लोगों को ज्वाइन करूँगा। नेक्स्ट ये लोग फिर से जंगल के बीचों बीच आ जाते हैं और इसी दौरान ही इससे पहले कि शू फिसल के गिरती हान पकड़ लेता है और वो तो बस अपना फेस ही लेके रह गया था। और बस फिर क्या था, एक लड़का वो को उठा के चला जाता है कि हमें ऐसा क्यों फील हो रहा है कि जैसे कि आपके पाँव को चोट लगी है। और बेचारा कहता ही रह गया था कि मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये उसकी कहानी सुनने वाले होते हैं। इसकी जगह पे मुझे अपनी एक नोटबुक दिखाती है जो कि एक्चुअली में शू के डैड की ही होती है। यही कहने लगी थी कि मेरे डैड भी एक कैप्टन हुआ करते थे और इसी फॉरेस्ट में काम करते थे। मुझे बस उनसे रिलेटेड ही यादें याद है, बाकी जो एक एक्सीडेंट हुआ था उसमें मेरी सारी याददाश्त चली गई है, मुझे कुछ भी याद नहीं है। अपने डैड को याद करके शू तो बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो गई थी। काफ़ी अरसा हुआ था कि उसके डैड की डेथ हो गई थी। अब इसने तो इसे हक भी कर लिया था। आज की रात तो इन लोगों ने यहीं पे स्टे करने का डिसाइड कर लिया होता है। फिर हान पूछता है कि वैसे सब लोगों के पास ही स्लीपिंग बैग है, क्या तुम्हारे पास है? तो शू कह देती है कि नहीं, मेरे पास तो नहीं है, मुझे किसी ने बताया ही नहीं। तो हान शिया की तरफ मुड़ता है कि मैंने कहा था ना कि सबको जाके बता देना कि अपना अपना स्लीपिंग बैग लेके आए। तो वो आगे से एक्सक्यूज़ बना लेती है कि ओह बहुत ज़्यादा काम थे तो मैं बिजी हो गई थी, मुझे याद ही नहीं रहा। अब वो इसे कह देता है कि चलो कोई बात नहीं है, हम दोनों वापस चले जाएंगे, इस तरह से इस खतरनाक प्लेस पे तुम्हें रहना भी नहीं पड़ेगा। वो कह देती है कि नहीं कोई बात नहीं, मैं किसी के साथ एडजस्ट कर लूँगी। नेक्स्ट जैसे ही शिया के साथ मिलकर पानी लेने के लिए आई होती है तो वो कह देती है कि मैंने सोचा है कि ये जो जंगल में हर्ब्स वगैरह हैं उन्हें जाके लेके आऊँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? वो भी मान रहे थे कि चलो ठीक है, अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए होगी तो मैं तुम्हारी कर दूँगी। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही उस बेचारी को जंगल में छोड़ के ये इनके पास वापस आ जाती है कि मैं कुछ लेने के लिए आई थी, लेकिन मुझे याद नहीं है कि आखिर को मैंने शो को कहाँ पे छोड़ दिया था। ये सुनते ही बेचारे सारे ही परेशान हो जाते हैं। इवन कि वो तो यही कहने लगा था कि ये सब कुछ तुम्हारा कसूर है, तुम जानबूझ के उसे छोड़ के आई हो। वो कह देती है कि नहीं, मैंने ऐसा जानबूझ के नहीं किया। खैर सारे लोग ही मिलकर उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर ये बेचारी जो कि अकेली रह गई थी, इसे ऐसे फील हो। शू तो इन छोटी मोटी बातों से बिल्कुल नहीं घबराती है। उसने चंग पे अटैक कर दिया था और इसके बाद ही एक दरख्त के साथ बांध देती है। इतने में हान भी उसे ढूंढता हुआ जाता है कि क्या तुम ठीक हो, और तभी उसकी नज़र चंग पे पड़ती है। उससे पूछने लगा था कि तुम आखिर शू को फॉलो क्यों कर रहे थे? मुझे तो ऐसा फील हो रहा है जैसा कि तुमने हम सब पे ही नज़र रखी हुई थी। तुम चिन के आदमी हो ना, मुझे सब सच सच बताओ। वो साहब कहाँ ये सब कुछ बताने वाले थे, बस आगे से झूठ ही बोलने लगते हैं कि तुम्हें शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं तो जस्ट वॉक कर रहा था और इन साहिबा ने मुझे पकड़ के बांध दिया, जैसे कि मैं उसे फॉलो कर रहा हूँ ऐसे छुड़वा लिया था और इन पे अटैक करते हुआ भाग जाता है। ये तो शुक्र है कि वो बॉम्ब फेक था, इसे लेके फिक्रमंद होता है कि तुम सही हो ना। वो भी कह देती है कि हाँ, अभी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी इनके फ्रेंड्स इन्हें ढूंढते हुए पहुँच जाते हैं।
वो तो बहुत ज़्यादा ही शिया पे गुस्सा करने लग जाता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ था, अगर इसे कुछ हो जाता तो। और यहाँ पे इवन के हान भी शू की साइड लेता है और उसे कहने लगा था कि तुम्हें अभी के अभी इससे अपोलोजाइज करना चाहिए। वो उसकी इतनी ज़्यादा केयर कर रहा था। ये सब कुछ देखते हुए शू को बहुत ही अच्छा लगता है। वह इसे भी अपोलोजाइज करना पड़ गया था और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा जेलस भी फील करती है कि आखिर को यह हर दफ़ा इस लड़की की क्यों साइड ले रहा है। फिर नेक्स्ट ही हान इसे घर छोड़ने के लिए भी आ जाता है और वो इसे ये भी कहने बहुत ज़्यादा पिटाई लगाने लगे थे। ये सब कुछ देखते हुए शू को अच्छा नहीं लगता है। वो इनके सामने आ जाती है और इस तरह से उसके सर पे भी चोट लगी थी और सर पे चोट लगने की वजह से उसे याद आ जाता है कि कैसे एक दफ़ा जंगल में वो हान के साथ ही घूम रही थी, तभी उसने कुछ गुंडों को बातें करते सुना था जिसकी फ़ोटोज़ के इसने क्लिक कर ली थी और इसके बाद ही वो लोग इनके हथों चढ़ गए। खैर अभी उसके बारे में कुछ नहीं कहती है। इधर चैंग अपने भाई से कह रहा होता है कि प्लीज़ मेरी हेल्प कर दें, बस शू को यहाँ से भेज दें। मैं नहीं चाहता हूँ कि उसे उस सच्चाई का पता चले। मीन कि आखिर को वो क्या बात है उसके बारे में तो हमें आगे चल के ही पता चलेगा। ये इधर हान से कह रही होती है कि मुझे ऐसे क्यों लगता ही करने लगी थी और इसके बाद ये सीधा वो के पास आती है कि तुमने मुझे क्यों झूठ बोला था कि जैसे कि पहले तुमने ही मेरी हेल्प की थी। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कुछ हान ने किया था ना। वो अब सीधा हान के पास आता है कि तुमने ही सारी सच्चाई का शू को बता दिया ना। देखो कि वो मुझसे अब हेट करने लगी है, वो मुझे शायद अपना फ्रेंड नहीं मानती है। ये कह देता है कि मैंने उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। फिर वो कह देता है कि आइंदा के बाद उससे दूर रहना। तो यहाँ पे हान भी कहने लगा था कि सिर्फ मैं नहीं बल्कि तुम्हें भी उसकी लाइफ में अब इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। नेक्स्ट ही हमें अब इन दोनों को टेंपल में ही दिखाया जाता है। यहाँ पे स्पेशली शू ने ही से बुलाया था। यही कहती है कि तुम जो बातें मुझसे छुपा रहे थे मैं ऑलरेडी ही जानती हूँ, तुम अक्सर इधर आया करते हो ना। और वैसे भी विशेष लिस्ट में मैंने ये भी देखा है कि तुमने मेरा नाम भी लिखा हुआ है। शू तो इससे बहुत ही नाराज़ दिख रही होती है कि तुम पहले से ही जानते थे कि मैं कौन हूँ, फिर जब यहाँ पे आई थी तुमने मुझे वापस जाने के लिए क्यों कहा था। इवन कि मुझे कुछ भी नहीं बताया, मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया। तुमने आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो फिर अपोलोजाइज करने लगा था कि मेरा वो मतलब नहीं था, बस यहाँ पे तुम्हारी लाइफ को ख़तरा था इसलिए ही मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। और ये भी कहता है कि तुम क्या समझती हो कि मैं इतने सालों तुम्हें भूल गया था। ऐसा नहीं था, जब तुमने कॉलेज में एडमिशन लिया था तब मैं भी वहीं पे ही आया था। फ्लैश ड्राइव पे पड़ती है जिसे कि लैपटॉप में लगाने के बाद इसे एहसास होता है कि कब से ही वो कोई वीडियो बना ही रहा था जो कि स्पेशली शो के लिए ही थी कि कैसे वो एक दूसरे से अलग हो गए थे। जब वो हॉस्पिटल में गई उसके बाद उसे होश आया तो उसकी सारी की सारी मेमोरी जा चुकी थी। इसके बाद ही जैसे ही वो कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए गई थी तब भी वो हमेशा ही उसके पास ही रहा था, लेकिन कभी इसके बारे में इसे नहीं बताया। वो जैसे ही अपने होम टाउन वापस आई तब तो उसका दिल बड़ा ही किया था कि इसे सारी बात का बता दे कि हम दोनों पहले एक दूसरे को जानते हैं। अब ये सारी बातें यहाँ पे सुनते हुए ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। अब जैसे ही हान वहाँ पे आता है तो फ़ौरन से भाग के आके उसे हग कर लेती है। इसे रोता हुआ देख के वो तो इसे तसल्ली भी देने लगता है और ये भी कहता है कि प्लीज़ आइंदा के बाद ये आंसू मत बहाना, मैं तुम्हारी आंखों में बिल्कुल भी ये आंसू नहीं देख सकता हूँ। और साथ ही साथ उसने तो ये भी कह दिया होता है कि हम दोनों अब कभी भी अलग नहीं होंगे। ये भी अब थोड़ी सी दूसरी तरफ ही चैंग ने अब शिया को अपने आड़ों हाथों लिया हुआ था कि मैं जानता हूँ कि तुम हान को बहुत ज़्यादा पसंद करती हो और तुम दोनों के दरमियान में शू आ रही है, इसलिए मैं जो कह रहा हूँ ना तुम बस वही करो, वो तुम्हारे रास्ते से बिल्कुल हट जाएगी। अब ऑब्वियसली सी बात है ये भी उसे कब से पसंद करती आई थी और कभी भी हान ने इस पर नज़र ही नहीं दौड़ाई, तो इसलिए फ़ौरन से उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाती है कि ठीक है तुम जो भी मुझे करने के लिए कहोगे मैं वही कर लूँगी। ये तुम कब से मुझे ऐसे देखी जा रहे हो जैसे कि पहले कभी नहीं देखा है। वो फिर उसे खाना ही खिलाने लग गया था और साथ ही साथ अभी दोनों इससे पहले के कोई भी बातें करते ऊपर से भागती हुई शिया आ जाती है कि कोई इमरजेंसी हो गई है इसलिए हान को मेरे साथ चलना पड़ेगा। एक पार्सल मिलता है जिसमें कि कुछ इसकी फ़ोटोज़ थी जैसे कि पास्ट में ही उन गुंडों ने इसे किडनैप किया था, इवन के इसके साथ ही ज़बरदस्ती करने की भी कोशिश करने लगे थे। वो सारी की सारी फ़ोटोज़ अभी तक उनके पास मौजूद होती हैं। ये सब कुछ देखते हुए अब इसे सब रिमेंबर आ जाता है कि कैसे तब फिर हान इसकी हेल्प करने के लिए आया था और वो दोनों ही उन गुंडों के हथों चढ़ गए थे।
अब इस बेचारी को तो अब कुछ समझ आ ही नहीं रही होती, अभी यहीं पे खड़ी ही होती है कि अचानक ही चंगी से कॉल करके अपने से मिलने के लिए बुलाने लगा था कि देखो अगर चाहती हो कि ये वाली फ़ोटोज़ पब्लिकली मैं शो ना करवाऊँ तो तुम्हें हर हाल में मेरे पास आना ही पड़ेगा। ये भी आ जाती है एंड देन उसे कहने लगी थी कि तुम लोग क्या समझ रहे थे कि मुझे ऐसे ही अपने रास्ते से हटा लोगे, और मुझे कुछ भी याद नहीं है कि जैसे कि तुम लोग अपनी हमेशा ही पुलिस के हाथों से जाने बचा पाओगे। मैं सब कुछ जानती हूँ, मुझे याद आ गया है कि मेरे डैड का एक्सीडेंट नहीं हुआ था बल्कि तुम लोगों ने ही उन्हें मारा था। अब ये सारी की सारी बातें वो इसे उगलवाना भी चाह रही होती है क्योंकि ठोस एविडेंस तो उनके पास था नहीं। सो एक कैमरा में ही वो ये सब कुछ रिकॉर्डिंग कर रही होती है। वो पर्सन भी मान जाता है क्या लगा था, उसे कहता है कि तुम हमारी अब वीडियो बनाओगी और इसके बाद ही फिर देख तो मैं इसका क्या हाल करता हूँ। और वैसे भी तुमने तो खुद ही कहा था कि तुम हान को पसंद करती हो, अगर चाहती हो कि वो तुम्हारी लाइफ में आ जाए तो इसके लिए इसे इस दुनिया से ही जाना पड़ेगा। वो चलो चाहती थी कि हान मेरी ज़िंदगी में आ जाए, लेकिन कभी भी उसने नहीं सोचा था कि वो ऐसे इशू को हर्ट होने देगी, इसलिए फ़ौरन से उसकी हेल्प कर दिया और इसने इस पर अटैक कर दिया था। इतने में हान के भी आदमी पहुंच जाते हैं और बस फिर क्या था, ये साहब तो फिर पकड़े ही जाते हैं। बेहोश हो गई थी शू, तो हान उसे उठा के ही अपने घर लेके आ गया था। अगले दिन जैसे उसे होश आता है तो उसे कहने लगा था कि अब तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारी लाइफ में, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो यहाँ पे बहुत अपसेट लग रही होती है। ये उसे तसल्ली देता है कि देखो अब जो पास्ट में होना था सो वो तो हो गया, अब हम उस सब को बदल तो नहीं सकते हैं। खैर अब यहाँ पे हमें इतना भी मालूम हो जाता है कि इसकी वो वाली जो फ़ोटोज़ उन गुंडों के पास थी उसे जिन चियान ने पब्लिकली पोस्ट कर दिया था, जिसके बाद ही रूमर्स फैले हुए थे कि ये कैसे रिपोर्टर है वगैरह वगैरह। और इधर इसे अपने भाई का दुख खाई जा रहा होता है कि आखिर को शू ने उसे पुलिस के हवाले करने की हिम्मत भी कैसे की, मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। शू ने तो लाइव स्ट्रीमिंग करके सबको अब सच सच बताने का फैसला कर लिया था कि आखिर को वो लोग उसे कैसे पकड़ के लेके गए थे और इवन के उसके डैड को भी उन्होंने ही मारा था। अब तभी इसके पास हान आता है जो कि कहने लगा था कि देखो अगर तुम चाहती हो कि तुम ये सब मत करो तो प्लीज़ मत करो, और वैसे भी मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसे ही तुम खामखा में कैमरा को फेस करो। वो फिर नहीं मानने वाली होती कि नहीं मैं हर हाल में ये काम करना चाहती हूँ और वैसे भी मैं एक रिपोर्टर हूँ। तो वो भी अब फिर उसे मज़ीद नहीं रोकता है कि ठीक है तुम्हारी मर्जी है, जो तुम करना चाहो कर सकती हो, आइंदा के बाद अब तुम्हारे जो भी डिसीजंस वगैरह होंगे मैं हर हाल में तुम्हें सपोर्ट करूँगा। वो आता है कि देखो तुम उसे रोको प्लीज़, उसे लाइव स्ट्रीमिंग ना करने दो, जब वो बैड कमेंट्स पढ़ेगी तो देख लो बेचारी को कितना बुरा लगेगा। ये कह देता है कि नहीं अगर उसने कोई फ़ैसला कर लिया है तो मैं मज़ीद इंटरफेयर नहीं कर सकता हूँ, वैसे भी मैं हर हाल में उसे सपोर्ट करूँगा एक अच्छा पार्टनर बन के। अब बैड कमेंट्स को रीड करने के बाद इसका हाल बहुत ही बुरा हो जाता है। ये बेचारी अपसेट ही लग रही होती है। वो इसे फिर से तसल्ली देता है और ये भी कहता है कि प्लीज़ तुम परेशान मत हो ना। दोनों जैसे ही क्लोज कोशिश कर रहा था ये यहीं न हो गई थी। वो उसे कहता है कि अरे कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता से तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, इन सारी बातों को लेके आप टेंशन मत लो। फिर से कोई कमेंट्स वगैरह रीड करने के बाद ही उसका हाल बुरा हो जाता है। ये सब कुछ देख के हान को अच्छा नहीं लगता, उसे तो धमकी भरे लेटर्स भी मिल रहे होते हैं। अब पहले से ही हान ने वो सब रीड कर लिए थे, इसलिए से एक आइडिया आता है। वो अपने एक फ्रेंड को कुछ करने को ही बोलने लगा था कि क्यों ना अगर हम इन लेटर्स को बदल दें तो फिर क्या ही हो सकता है। वो भी मान जाता है। रात के वक्त जैसे उदासी बैठी होती है उसके पास, अगले दिन जैसे अपने फैंस के लेटर पढ़ रही होती है तो वो सब बस इसकी ब्रेवरी की ही तारीफ़ कर रहे होते हैं और साथ ही साथ ये भी कि हम तो आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं वगैरह वगैरह। और तभी अचानक ये देखती है कि हम ये सारी राइटिंग तो बस सेम सेम क्यों लग रही है, और बस इसे सारी बात का समझ आ जाता है कि ये किसी और ने नहीं बल्कि हान ने ही राइट किए हैं ताकि मेरा दिमाग भटक ना सके। खैर वो फिर भी उसके लिए एक लेटर छोड़ के अब दोबारा से ही अपनी सिटी वापस से चली गई थी, जिसमें कि इसने यही लिखा था कि मैं कुछ दिनों के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना चाहती हूँ, अपनी मेहनत से फिर से एक बहुत अच्छी रिपोर्टर बन जाऊँगी। इस तरह से दुनिया वो सब कुछ अभी जो मेरे साथ हुआ है वो भूल जाएगी एंड मुझ पर बैड कमेंट्स नहीं करेगी, और मैं जो डबल वर्क करूँगी ना तो इस तरह से अभी जो मेरे साथ हुआ है उस सब को भूलने में मुझे बहुत ही आसानी होगी। अब ये भी कहती है कि अगर ज़िंदगी रही तो हम दोनों दोबारा फिर से मिलेंगे। ये बेचारा बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है कि वो मुझे ऐसे कैसे छोड़ के जा सकती है। इसके साथ ही अब हमें 6 महीने बाद का ही सीन दिखाया जाता है। अब हान ने अपने वर्क पे कुछ ज़्यादा ही फोकस करना स्टार्ट कर दिया था कि हो सकता है कि इस तरह से मेरा ध्यान शू से हट जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अब एक बंदे को मारने के चक्कर में काफ़ी ज़ख्मी भी हो गया था और इसी हालत में ही रात को ड्रिंक कर रहा होता है। तभी वो आ जाता है कि देखो प्लीज़ तुम खुद पे ऐसे जुल्म मत करो।
अभी उसे कह देता है कि मुझे याद है कि कल ही शू की बर्थडे है, तो क्या तुम मेरे साथ एक जगह पे चलोगे। नेक्स्ट सीन में ही दोनों को टेंपल में दिखाया जाता है। अब वो तो इसे यही कह रहा था कि तुम्हें एक दफ़ा ज़रूर शू से कांटेक्ट करना चाहिए, हो सकता है कि वो तुम्हारा ही वेट कर रही होगी। और वैसे भी अब ये सारी बातें छोड़ दो कि तुम उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करोगे, जब उसकी मर्ज़ी होगी वो खुद ही आ जाएगी, ये भी अब मान ही जाता। अब जैसे अक्सर ही उसके लिए विशेज़ मांगा करता था, अब उस ट्री के पास आता है तो सामने से शू ही इसके आने का वेट कर रही थी। एंड देन उसे देखते ही फ़ौरन से इसके पास आके उसे हक करने के साथ साथ किस भी कर लेती है। अब जैसे घर पहुंचते हैं तो सारे ही अब इनके फ्रेंड्स इनका बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं और इवन के इनके लिए गिफ्ट्स भी लाए थे जिसमें फ्लावर्स थे वगैरह वगैरह। अब जैसे ही एक और लेटर पे हान की नज़र पड़ती है तो एकदम हैरान, क्योंकि ये किसी और ने नहीं बल्कि चिन चियान ने ही भेजा था, जो कि जाहिर सी बात है इन्हें मारना ही चाहता था। अपने भाई का बदला जो उसने इनसे लेना था, उसे पता चल गया था कि शू अब वापस आ गई है। ये शू से कह देते हैं कि प्लीज़ तुम यहाँ से हिलना मत, और वैसे भी बस अब मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तो तुम्हें कभी भी कुछ हो ही नहीं सकता। इसने तो अपने फ्रेंड्स से कह दिया था कि जाके पुलिस को सारी बात का बता दो कि चिन चियान आजकल क्या करता फिर रहा है। इस बेचारे के पाँव पे बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी। बाद में अब मेडिसिन वगैरह करने के बाद जैसे ही शिया जाती है तो इसे देखने के लिए फ़ौरन से शू आ गई थी। अब ये उसे बताता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पता है ना चिन चियान अब पकड़ा जा चुका है, वो अब मज़ीद कुछ नहीं कर सकता है। शिया ने तो हान पे गिव अप कर ही दिया था, वो बस अब इन दोनों को ही हमेशा ही खुश देखना चाहती थी। और वैसे भी वो जो भी कर लेती कभी भी शू की जगह नहीं बना सकती थी। तो ये सारी बातें वो से भी डिस्कस कर रही होती है। वो भी कह देता है कि हाँ मैंने भी शू पे गिव अप कर दिया, मैं नहीं चाहता हूँ कि अब मज़ीद उनकी लाइफ में एक लव राइवल बन के रह जाऊँ। और इसे भी कहने लगा था कि क्या आज की रात हम दोनों खाना खाने के लिए जाएं, तुम रेडी होके आ जाना। वो जैसे ही रेडी होके आती है तो वो तो बस उसे देखते ही रह जाता है, यूँ मानो कि जैसे वो को उससे लव ही हो गया हो। खैर अब इसके पास फ्लावर्स नहीं थे। अभी तो ये दोनों जैसे एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और तभी भागता भागता हुआ वो आता है कि क्या तुम लोगों के पास फ्लावर्स होंगे, मैंने किसी को देने हैं। इसको खुश देख के वो भी खुश लग रहे होते हैं कि चलो शुक्र है कि इसकी लाइफ में भी कोई लड़की आई। अब ये सब कुछ लेके वो शिया के पास ही आ जाता है। उसे तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। ये दोनों भी अब चलो कपल बन ही चुके होते हैं और साथ में ही डिनर करने के लिए जाने लगे थे। रात के वक्त ही हान को शू की कॉल आती है कि आज मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक कर लूँ। वो भी हाँ कह देता है कि ठीक है तुम्हें लेने के लिए मैं ही आऊँगा। और नेक्स्ट ही वो उसे लेने के लिए आ गया था और साथ ही साथ सारे मिलकर फिर से मस्तियाँ वगैरह भी करते हैं। अपने दुश्मन को तो इन्होंने ठिकाने पर लगा दिया था, वो तो अब जेल ही सड़ता मरेगा। खैर अब वो इसे जैसे घर लेके जा रहा होता है तो फिर इसने आज की रात उसके साथ स्पेंड करने का डिसाइड कर लिया था। अगले दिन ब्रेकफास्ट तो खुद अपने हाथों से ही उसने शू के लिए बनाया था और इवन कि उसके बालों को भी सेट करता है। उसका ये वाला गेस्चर तो इसे बहुत ही पसंद आता है। इवन के शू के साथ साथ तो हान भी ब्लश करने लगा था। वो अब कभी भी नहीं चाहता था कि ये मेरी लाइफ से जाए। उसने बहुत ही बुरे दिन गुजारे थे जब ये यहाँ से जा चुकी थी। वो तो इसे ये भी कहती है कि अब से तो सिर्फ और सिर्फ मैं ही तुमसे अपने लव की कन्फेशन करती आई हूँ। देखो मैं कितनी अच्छी हूँ ना, लेकिन तुमने अपने मुँह से कोई भी लफ्ज़ नहीं फूटा। वो बाहर ला के अब इसे कुछ सरप्राइज़ देना चाहता था, लेकिन ये सारा का सारा प्लान तो उसके फ्रेंड्स ने ख़राब ही कर दिया था। इसने उन लोगों को फायरवर्क्स लाने को ही कहा था, लेकिन वो मुँह से आवाज़ें निकालना स्टार्ट कर देते हैं कि वो दिन के वक्त थोड़ी ना होती हैं, रात को ही उनका ज़्यादा मज़ा आता है। ये सब कुछ देखते हुए शू तो बहुत ही हंसने लगी थी। खैर फाइनली उसने इससे अपने लव की कन्फेशन कर ली थी कि क्या तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ यहाँ पे रहना पसंद करोगी। एंड देन उसे किस भी कर लेता है। इसी के साथ उसे फ्लैशबैक भी याद आने लगे थे कि कैसे हर मुश्किल घड़ी में शू ही उसकी हेल्प किया करती थी। इवन कि उसका ड्रीम था कि वो बड़े होकर रिपोर्टर बनेगा और इवन के शू का ड्रीम था कि वो बड़े होकर अपने डैड की तरह ही एक कैप्टन बनेगी और फॉरेस्ट को उन बुरे लोगों से बचाएगी। लेकिन जैसे उसकी मेमोरी लॉस हुई थी तो हान ने सोचा था कि चलो ठीक है, अगर वो भूल गई है वो एक रिपोर्टर बन रही है तो इस तरह से उसका जो ड्रीम था कैप्टन बनने का वो मैं ही पूरा कर देता हूँ। और उसके बजाय ये खुद ही कैप्टन बन गया। अब इन दोनों को ऐसे ही खुश देख के बाकी फ्रेंड्स भी इनके साथ ही इंजॉय करने लगे थे। एंड देन इसी के साथ ही इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो गाइज़ आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू ड्रामे के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड अपना ख्याल रखना।